राम राम एवरीबॉडी। ये फोन की घंटी है तेरी घंटी है? हैं? चलो लेट हो गया आज तो थोड़ा सा। दे दे क्या द मैन लिखना। द मैन बिहेव्ड स्ट्रेंज इन द। ये तेरा फोन तुझे आज कुटवा देगा बेटा। बंद कर ले इसका तो रिंग रिंग। द आइडिया साउंडेड स्ट्रेंजली टू अस। देखो ये जो कल हम पढ़ रहे थे ना लिंकिंग वर्ड्स, ये कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे छोड़ के गए थे। कल क्लास में था। चल, लिंकिंग वर्ड्स क्या होती है बेटा? जल्दी बताइएगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता है। हाँ ठीक है। एक बार तू क्वेश्चन बता, मैंने पूछा क्या? हाँ अब बता डिफरेंस। हाँ ठीक है, और? हाँ ठीक है, और? अच्छा। हाँ ठीक है, और? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस होता है। कैसे पता चलता है ऑब्जेक्ट क्या है? कोई 10 लिंकिंग वर्ब बता। कोई 10 लिंकिंग वर्ब बता जल्दी से। लिंकिंग वर्ब्स में और एक्शन वर्ब्स में डिफरेंस होता है। बीइंग डूइंग हैपनिंग का डिफरेंस होता है। बीइंग डूइंग हैपनिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये बता। कैसे पता करेंगे कि लिखे गए वर्ब डूइंग है, बीइंग है या हैपनिंग है? लेकिन जो आइडिया है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो नॉइज प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो साउंड वर्ब है ना, इसे हम यहाँ पे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अब ये जो साउंडेड हमने लिखी है लिंक सकता, एडवर्ब ये होता नहीं है। तो अगर हम चाहें तो इसकी एडवर्ब फॉर्म का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि होती है स्ट्रेंजली। तो ये सेंटेंस हो जाएगा अगर हम इसमें लिख दें स्ट्रेंजली। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस्ड भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब लिखा करो, लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव लिखा करो। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, तो कल क्या हम डिस्कस ही कर रहे हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब को देखो मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। जनरली इंग्लिश में वो वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं हाउ को रिप्लाई करने के लिए, वो एडवर्ब और मैनर होते हैं। फिलहाल में ज्यादातर, लेकिन सारे नहीं, जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लिखा होता है ना, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे स्ट्रेंजली है ना, ये एडवर्ब है, क्योंकि इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में हाउ को रिप्लाई करने के लिए। अच्छा, जो स्ट्रेंज है वो वर्ड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज करते हैं व्हाट काइंड ऑफ या विच को रिप्लाई करने के लिए। जैसे हमने लिखा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, तो आगे आंसर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज पर्सन। तो स्ट्रेंज जो है ना, ये एडजेक्टिव है। तो जो वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जो हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई लिखा होता है ना, वो एडवर्ब ही होते हैं।
अब अगर ये दो क्वेश्चन सही हो गया तो दो क्वेश्चन आसान है, इससे वो अपने आप सही करना। द मैंगो स्मेल्ट स्वीटली, द बॉय सैंग स्वीट। ये देखो, अब देखो यहाँ समझना, ये जो सैंग है ये एक्शन वर्ब है, और स्मेल जो होती है वर्ब एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। स्मेल का मतलब स्मेल करना भी होता है, स्मेल होना भी होता है। अच्छा, जो सब्जेक्ट हमने मैंगो लिखा वो डूअर हो नहीं सकता इस वर्ब का, तो ये वर्ब यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है जो मैंगो की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई। अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट होते हैं या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ये जो स्वीटली हमने लिखा ना नाउन है ना प्रोनाउन है ना ही एडजेक्टिव है। हालांकि इसकी एक फॉर्म होती है स्वीट, वो एडजेक्टिव होती है, तो उसे यूज कर लेंगे। सैंग एक्शन वर्ब है, एक्शन के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आता है या एडवर्ब आता है। स्वीट एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। एडवर्ब ये होता नहीं है, लेकिन इसकी एक फॉर्म होती है जो एडवर्ब होती है स्वीटली, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब और लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव यूज करना है, ये समझना है। अब स्मेल्ट भी वर्ब है, सैंग भी वर्ब है, लेकिन हम दोनों के बाद एडवर्ब या दोनों के बाद एडजेक्टिव नहीं लिख सकते। फिफ्थ क्वेश्चन देखना। कंपल appeared cheerfully there. Kamal worked cheerful there. अब देखो, appeared कैसी वर्ब, एक्शन है लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब। अब ये वर्ब हो गई हमारी लिंकिंग, तो इसको चाहिए होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होते हैं नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। चीयरफुल ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, और एडजेक्ट मतलब एक मिनट, ये तो सही लिख गया, चीयरफुली लिखना था। बोला चीयरफुल ही था क्या? चलो इसको चीयरफुल कर लो, ठीक है। तो ये जो चीयरफुल एडजेक्टिव है ये हमारा बन गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आ जाते हैं, ये वर्क है एक्शन वर्ब। क्योंकि ये एक्शन वर्ब है तो इसका या तो ऑब्जेक्ट आएगा या एडवर्ब आएगा। अब चीयरफुल एडजेक्टिव है, ना तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। एडवर्ब भी है नहीं। एडवर्ब फॉर्म इसकी बन जाएगी अगर हम इसे लिखते हैं चीयरफुली, तो हम इसको चीयरफुली ही लिखकर यूज करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखो, प्लीज वॉक स्लो, प्लीज गो स्लो। अब यहाँ पे देखो दो हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, प्लीज वॉक स्लो एंड प्लीज गो स्लो। अब ये जो वॉक वर्ब होती है ना ये एक्शन वर्ब होती है। अच्छा, गो अगर तुम्हें ध्यान रह गया तो एक्शन और लिंकिंग दोनों ही होती है फिलहाल में। और इसको ऐसे समझ लेना अगर बात समझ में ना आ रही हो, जैसे हमने लिखा ही वेंट होम, और दूसरा हमने लिखा ही वेंट मैड। तो ये जो वेंट वर्ब हमने लिखे ना और ये लिखिए, इनमें से ये वाली तो है एक्शन,
जब गो वर्ब एक्शन होती है तो इसका मतलब होता है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। वर्ब ऑफ मोशन होती है, मूवमेंट शो करती है। तो कोई पर्सन है, मान लो अपने घर चला गया, तो ये मूवमेंट है। तो अगर ये वर्ब मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम इसे एक्शन वर्ब कहेंगे, क्योंकि डूइंग है। अच्छा, ये जो हमने मैड लिखी है ना, ये मैड वर्ड एडजेक्टिव होता है जो ही की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर ये मैड वर्ड एडजेक्टिव है, ही की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर ये वर्ब मोशन नहीं शो कर रही, ये इसकी स्टेट शो कर रही है। अब हम इसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो जो गो वर्ब होती है वो एक्शन भी होती है, लिंकिंग भी होती है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। मतलब जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट होता है उससे पता चल पाता है कि वो एक्शन वर्ब है सेंटेंस में या लिंकिंग वर्ब है, बाकी ये होती दोनों ही है। तो अगर गो वर्ब का मतलब है मोशन या मूवमेंट, तब तो ये एक्शन वर्ब है, नहीं तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। अब चूंकि गो लिंकिंग वर्ब भी होती है, तो हम इस स्लो एडजेक्टिव को इसका कॉम्प्लीमेंट मान लेंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। अच्छा, वॉक वर्ब केवल एक्शन होती है। अगर वो केवल एक्शन होती है तो ये जो स्लो एडजेक्टिव है वो इसके साथ यूज हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब आते हैं और एडवर्ब स्लो होता नहीं है, स्लोली होता है। फिर से मीनिंग और ट्रांसलेशन मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत बार सेंटेंसेस जो होते हैं वो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेम होते हैं, लेकिन उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे ग्रामर सीखनी है, मीनिंग नहीं सीखना है। अब भले इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम हो, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ग्रामर के हिसाब से सेम नहीं ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, इसके बाद एडवर्ब भी लिखना पड़ेगा। ये लिंकिंग वर्ब भी होती है, तो इसके बाद एडजेक्टिव सही हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो मीनिंग में हमें सेम लगेंगे। अब देखो, जैसे ये वाला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा ना, अपीयर्ड, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दें, द सन अपीयर्ड ब्राइटली इन द स्काई, और दूसरा हम लिख दें, द सन शोन ब्राइट इन द स्काई। किसको? हाँ, इसको अगर हम चाहें तो एक्शन वर्ब भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लिंकिंग वर्ब भी होती है तो ये सेंटेंस पहले सही हो जाएगा। चूंकि सही हो जाएगा तो इसीलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। किसी भी सेंटेंस को सही तब क्या करो जब वो पहले गलत हो, अगर वो पहले से सही हो। क्यों? तब क्यों गलत? फिर तो सही जाएगा। हाँ, तब तो सही हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, मेन वर्ड मान लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, स्लोली लिखना पड़ेगा। लिंकिंग वर्ड मान लेंगे तो सही हो जाएगा। देखो, ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है, पता नहीं तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भैया हजार जगह तुमने पढ़ा होगा आज तक। कहीं पे भी रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कहीं पे रिपेयरिंग वर्क हो रहा होता है, तो वहां पे लिखा होता है गो स्लो या नहीं? एक्चुअल में वो जो गो स्लो लिखा होता है ना, वो रेफरेंस तुम्हारे मोशन को नहीं है, वो तुम्हारी स्टेट को है। वहां पे गो स्लो का मतलब होता है बी स्लो। तो किसी भी सेंटेंस को सही तब क्या करो जब वो गलत हो, अगर गलत नहीं हो तो उसको सही मान के चला करो। अब ये जो दो सेंटेंस हमने लिखे 9th और 10th, इनमें हम देख रहे हैं कि मीनिंग तो हमें सेम ही निकालना है, क्योंकि हिंदी में जिस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं इस तरीके से दोनों ट्रांसलेशन का मीनिंग सेम आना है। लेकिन बात ट्रांसलेशन की नहीं हो रही, बात यहाँ पे ग्रामर की हो रही है कि ग्रामर के हिसाब से हमें क्या यूज करना चाहिए। तो अपीयर है लिंकिंग वर्ब, इसके बाद में आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है ब्राइट। अच्छा, शोन जो है ये एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे समझना, जैसे ये साउंड वर्ब होती है ना, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस नॉइज, ठीक है? उसी तरीके से शाइन वर्ब का मतलब होता है टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है? तो ये एक्शन वर्ब हो गई। अगर ये एक्शन वर्ब हो गई तो इसके बाद में एडवर्ब आएगा। अच्छा, एडवर्ब जो होता है वो ब्राइट नहीं होता, ब्राइटली होता है। तो कई बार ऐसा हमें लगेगा कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन मीनिंग के बेसिस पे जज मत किया करो। मीनिंग सेम होगा, बना रहेगा, लेकिन ये सेंटेंस अलग अलग ट्रीट होंगे। फिर इसको अपना चाहे ऐसे यहाँ पे लिख लो, डोंट यूज एडवर्ब्स विद लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखा करो, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? तो एडवर्ब्स कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकते, तो उन्हें यूज मत किया करो।
हाउ डिड द फ्रूट टेस्ट? हाउ डिड द फ्रूट टेस्ट? ये सेंटेंस है या गलत? हाँ, हाउ डिड द फ्रूट टेस्ट? बुखार है क्या? तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है तबीयत? तबीयत ठीक है? तो फिर मैंने तो ये पूछा था सेंटेंस सही है गलत है, बता क्या दिया मेरे को? अरे भाई मैंने तो ये पूछा सेंटेंस सही है सेंटेंस गलत, तो ये बता दो सही है या गलत है। जो पूछे नहीं वो क्यों बता दिया बे? अबे सेंटेंस सही है गलत? सही लग रहा है? अच्छा नहीं पता चल रहा है। हाँ तो फिर नहीं पता चल रहा तो आंसर दूसरा दे देगा। मतलब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें ना पता तो तुम बता दो हम पटना रहते हैं। हाँ? अरे भाई जब नहीं पता तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था, दोबारा गलत आंसर क्यों बता दिया? जो मैंने पूछे नहीं वो क्यों बता दिया? मान लो ये क्वेश्चन है, अब ये सही है गलत है छोड़ो, हम छोड़ देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। मान लो ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा और मैं इसका आंसर उस पर्सन को ऐसे बता दूं, द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। अब चलिए बताइए सही है गलत? द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली गलत है। क्या करेंगे इससे हो जाए? स्वीट कर देते हैं, चलो बढ़िया। ऐसी क्या वजह रहेगी तुमने इसको स्वीटली के बजाय स्वीट लिख दिया तो सेंटेंस सही हो गया, और जो स्वीटली लिखा था तो गलत था? हाँ स्वीटली एडवर्ब था, तो एडवर्ब क्यों गलत हो गया यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब का एडवर्ब गलत हो जाते हैं। अच्छा एलवाई हटा देने से अब ये क्या बन गया? तुम्हें कैसे पता कि एडजेक्टिव है और वो एडवर्ब था? भाई तुम्हें कैसे पता चला कि स्वीटली एडवर्ब था स्वीट एडजेक्टिव है? देखो, मैं शक्ल से कैसा लगता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं चीजों को बहुत महीन तरीके से पकड़ने और समझाने वाला आदमी हूँ। समझता भी बहुत बारीक हूँ, समझाता भी बहुत बारीक हूँ, तो जो पूछ रहा हूँ वही आंसर दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि स्वीटली एडवर्ब था और स्वीट एडजेक्टिव है? आदमी सोचते तो देहाती हैं, कुछ जान थोड़ी पाएंगे, पूछे कुछ भी बता दो ये। भाई हिले हुए मैं क्या पूछता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या समझता हूँ, मैं हर एक चीज में बड़ा ध्यान देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन पूछा तुमसे कि स्वीटली एडवर्ब है स्वीट एडजेक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लो तुम्हें तो पता है। अब कोई बच्चा ऐसा हो जिसको बेचारे को इंग्लिश इतनी नहीं आती हो, तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि स्वीटली एडवर्ब है स्वीट एडजेक्टिव है? मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? तेरी कट गई है भाई, तेरी कट गई है, सीधी बात है कि तेरी कट गई है आज। देखो वर्ड कह रहा है, एडवर्ब व्हाट हु हुम व्हाई, इनका रिप्लाई होते हैं। प्रेशर बन गया असल में इस पे। पड़ोसी, ये कैसे पता चलता है कि स्वीटली एडवर्ब और स्वीट एडजेक्टिव है? तू अपनी ऐसी तैसी करा, तू ही बता बेटा, कैसे पता चलता है स्वीटली एडवर्ब और स्वीट एडजेक्टिव है? तुम बहुत बदतमीज लोग हो भाई। अभी जब बता रहा हूं बार बार कि हाउ के रिप्लाई एडवर्ब होते हैं और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई एडजेक्टिव होता है। मान लो कोई वर्ड है, हमें पता करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एक तरीका तो यही होता है कि तुम उस वर्ड की फॉर्म देख के जान जाओ। ठीक है? हालांकि मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हर एक वर्ड जिसके लास्ट में एलवाई लिखा हुआ एडवर्ब होता है, बहुत से वर्ड एडवर्ब नहीं भी होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई लिखा होता है। ठीक है? तो बेहतर तरीका ये कि अगर उस वर्ड का मीनिंग पता है तो ये देख लो कि उसका हम यूज करते क्यों है। व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए करते हैं, हाउ को रिप्लाई करने के लिए करते हैं, हाउ को रिप्लाई करने के लिए करते हैं तो एडवर्ब है, व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए करते हैं तो एडजेक्टिव है। तो स्वीटली को हम एडवर्ब इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो हाउ के रिप्लाई के लिए यूज होता है। अब बात यह है कि अगर वो हाउ के रिप्लाई को मतलब के लिए यूज होता है और एडवर्ब है,
तो अगर स्वीटली जो हाउ का रिप्लाई है वो एडवर्ब है, तो ये हाउ भी एडवर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर ये एडवर्ब गलत हो गया इस लिंकिंग वर्ब के साथ में, तो ये एडवर्ब इस लिंकिंग वर्ब के साथ गलत हो जाएगा। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है ना, ये गलत है, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, व्हाट डिड द फ्रूट टेस्ट लाइक। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि हाउ जो होता है वो भी एडवर्ब होता है और इसके रिप्लाई जो होते हैं वो भी एडवर्ब होते हैं। तो उसको हमें लिखना पड़ेगा, व्हाट डिड द फ्रूट टेस्ट लाइक। एक से एक बड़े भरे पड़े यहाँ पे हैं। देखो, अगर बात समझ में आए और मानने का मन करे तो एक चीज तुम्हें बताता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा सीखोगे और जिंदगी भर सीखते रहोगे। लर्नर वो होता है जो कुछ भी सही गलत मानने से पहले एक बार सोचता है, मतलब जिसके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। और जो सही गलत मान लेता है वो सीखता साखता नहीं, वो अपना टाइम खराब करता है, कोचिंग लेता रहता है, उसको मिलता मिलाता बेचारे को कुछ नहीं। तो जैसे मैंने अगर ये कहा कि वो सही है, तो तुम्हें एक बार में ये सोचना चाहिए कि सही क्यों है, बजाय कि ये कह देने कि वर्ड तो ये होता है वो होता है। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ ना, तो पहले उसको सोचो, दिमाग में थोड़ी देर रखो डाउट को, उससे हो सकता है कि नई चीजें निकल के आए, नई ब्रांच निकल के आए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सोचने समझने से पहले सही गलत ठहरा देते हैं, ये सही है ये गलत है। बस जिसने सही गलत के चक्कर में पड़ गया वो कभी नहीं सीख पाता। कोचिंग लेगा, फीस खराब करेगा, टाइम खराब करेगा, सब कुछ करेगा, सीखेगा नहीं। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, ये लर्नर की निशानी होता है और ये हिले हुओं की निशानी होता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा बेटा। तो वो जो हमने लिखा ना, व्हाट डिड द फ्रूट टेस्ट लाइक, वो हमारा है सही क्वेश्चन। हाउ डिड द फ्रूट टेस्ट लाइक जो था वो गलत क्वेश्चन था। अब देखो, अगर मान लो किसी ने हमसे ये क्वेश्चन किया, व्हाट डिड द फ्रूट टेस्ट लाइक, तो हम इसको आंसर कैसे करेंगे? इसको आंसर हम ऐसे कर देंगे, द फ्रूट टेस्टेड लाइक, क्या लिखोगे? हैं? मैंगो लिख दो, या कोई ऐसा टेस्ट लिख दो जो कि बिटर गार्ड लिख दो, करेला। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब जैसे हमने लिख दिया, द फ्रूट टेस्टेड लाइक बिटर गार्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये फ्रूट हमारा सब्जेक्ट है, टेस्टेड हमारी लिंकिंग वर्ब है, लाइक प्रिपरेशन है, बिटर गार्ड इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। क्या पहले हमने कभी ये पढ़ा कि प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट बिकम एडजेक्टिव और एडवर्ब? ठीक है, तो लाइक प्रिपरेशन है, बिटर गार्ड इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, और वो फ्रेज मिलके हमारी एडजेक्टिव बन गई जो इस टेस्टेड लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। द फ्रूट टेस्टेड लाइक बिटर गार्ड। अब देखो, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा ना, द फ्रूट टेस्टेड लाइक बिटर गार्ड, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटरोगेटिव बनाया। तो इंटरोगेटिव में क्या हुआ, जो बिटर गार्ड हमारा आंसर है ना, इसके लिए हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया, व्हाट। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे लाइक प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है ना बिटर गार्ड, वैसे ये जो वर्ड है ये लाइक प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक चीज और समझना, होता क्या है, जनरली जो प्रेपोजिशंस होती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स उनके बाद लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन वहां है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया, इसे भी देखो समझ लेना। फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट? अबाउट व्हाट आर दे टॉकिंग? फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट, अबाउट व्हाट आर दे टॉकिंग? अब देखो एक बात समझना, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ड से होती है या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से होती है। फिलहाल में इनकी शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से हुई है। विच शॉप है और व्हाट है, ये हमारे मतलब क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स है ना, ये इन प्रिपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। ये जो व्हाट है ये अबाउट प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये विच शॉप जो है वो इस फ्रॉम प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि क्वेश्चंस की शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, प्रिपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिख के यूज करेंगे।
तो अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड्स प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो तो उन प्रिपोजिशंस को सेंटेंस के लास्ट में लिखा करो। तो ये हम सेंटेंस इस तरीके से लिख देंगे, विच शॉप हैव यू बॉट इट फ्रॉम एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। अब जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये फ्रॉम और अबाउट प्रिपोजिशन बाद में लिखे ना, उसी तरीके से हमने लाइक प्रिपोजिशन बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये जो लाइक प्रिपोजिशन हमने बाद में जरूर लिखी है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो है ये व्हाट है। तो अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड्स किसी प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो तो उस प्रिपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिखा करो। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज दिस फैब्रिक फील। हाउ डज दिस फैब्रिक फील। ये फील यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, एक्शन है लिंकिंग। हाँ, लिंकिंग कैसे बदल, लिंकिंग ही होगी। अद्दे भाई, अबे कैसे बदल गया, लिंकिंग ही होगी, एक्शन वर्ब भी होती है फील। हाँ, क्योंकि जो फैब्रिक है वो डूअर नहीं है। ठीक है, तो जो हमने सब्जेक्ट लिख रखा है साथ में वो डूअर नहीं है, तो अगर ये डूअर नहीं है तो हमें इसको लिंकिंग वर्ब भी मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो हाउ एड वर्ब तो गलत हो गया, हमें लिखना चाहिए व्हाट डज दिस फैब्रिक फील लाइक। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, हाउ डज दिस फैब्रिक फील लाइक, अगर इसी को हम आंसर करें, मान लो ये किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, तो हम इसका आंसर ऐसे दे देंगे, दिस फैब्रिक फील्स लाइक कॉटन। दिस फैब्रिक फील्स लाइक लिनन, मतलब कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी जो फील है ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, लाइक प्रिपरेशन हो गई, लिनन उस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मिलके हमारे एडजेक्टिव फ्रेज बन गए जो इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। फोन ऑन बंद रखा करो, देखो तुम तो मूर्ख हो, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा पता है बेसिक आइडिया सीधा सा क्लास में क्या होता है, अगर 100 की क्लास में एक भी सीखने वाला बच्चा है ना, तो उसको मौका मिलना चाहिए सीखने का। जो नई 99 सीखने वाले हो, चाहे सीखें चाहे अपनी ऐसी तैसी करें, लेकिन जो सही आदमी वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा फोन क्लास में बजता नहीं जनरली, तुम देखोगे, और मैं वहां पे रख देता हूँ, और मेरे पास एक नहीं दो फोन है, और दूसरा तुम्हें पता नहीं कौन सा फोन होगा, पता है। हाँ, आईफोन 10s, 1,15,000, लेकिन क्लास में नहीं लाता मैं। फोन ऑन बवाल चीज होती है। हाँ, अबे ये दूसरा वाला भी महंगा है बेटा, ये भी गूगल पिक्सल 2 है, पिक्सल 2 एक्सएल है, 60,000 का ये भी है। फोन हमारी जिंदगी में इतना घुस गया है ना कि हम ही खत्म हो गए। फोन और बंद रखा करो, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो अपनी ऐसी तैसी कराओ, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब ना हो। 13th क्वेश्चन देखो, हाउ डिड यू फील दैट फैब्रिक, इसका आंसर बताओ। मेरे बेटे के स्कूल में वो एक उन्होंने दिवाली पे प्रोग्राम किया, एनुअल फंक्शन होता है वो हर साल दिवाली पे ही करते हैं। तो उन्होंने एक बढ़िया सा ऑडिटोरियम बुक करा, एक कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं पे पास में उसका, वहां पे उन्होंने प्रोग्राम करवाया अपना। तो दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो प्रेजेंट कर रहे थे प्रोग्राम को। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने, बड़े प्यारे बच्चे थे, मतलब हमें लगता है फोर्थ फिफ्थ में वो पढ़ते रहे होंगे शायद, उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार हमें लगता है हाथ जोड़ के, जितने भी लोग थे वहां पे, जो पेरेंट्स गार्जियंस वगैरह बच्चों के आए थे सारे स्कूल के, उनसे कहा कि आप अपने फोन को मतलब ना यूज करें, यहाँ पे प्रोग्राम में बच्चे डिस्टर्ब होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है ना, इसकी सीडी बकायदा आपको मिलेंगी। सीडी वो दे देते हैं बाद में पूरी प्रोग्राम की, लेकिन लोग ससुर इतने बदतमीज है वो मानेंगे। 40% जनता अपने हाथ में फोन लिए ऐसे, प्रोग्राम हो रहा है वो फोन लगाए देख रहे हैं। बदतमीजी छोटे थोड़े लोगों की, फोन इतना ज्यादा रम गया है कि हम एटिकेट भूल गए, कैसे उठना कैसे बैठना क्या करना क्या नहीं करना, फोन ने सब हमें बदतमीज बना के रख दिया। लोग फोन छोड़ के राजी नहीं। अब पढ़े लिखे लोग, मजे की बात, अब जब बच्चे ने 4 बार कह दिया कि फोन रख दो, तब नहीं ससुर मान रहे। अब जब तुम पेरेंट्स हो गए नहीं मान रहे, तो तुम्हारे बच्चे कौन से मान जाएंगे, ये भी तुम्हारी राह पे चलेंगे, ये भी हिले हुए रहेंगे। तो फोन के चक्कर में लोग बेसऊर हो गए, एटिकेट खत्म हो गए, सऊर ढंग खत्म हो गया, ऐसे फोन के आदी हैं।
कहीं पे आदमी मर रहा हो तो वो वीडियो बनाने लग जाएंगे, बताइए पानी पिलाने के। इतने लती हो गए लोग फोन के, पता नहीं वीडियो बना के क्या से जो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल जाता है, क्या मिल जाता है। लोग बिल्कुल सेंस खत्म कर लिया फोन के चक्कर में। फोन सेंस खत्म कर दिया आदमी का, मतलब ये कहना चाहता हूँ। फोन बड़ी गजब चीज है। मैंने देखा बहुत से बच्चे होते हैं वो फोन यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि फोन हम यूज करेंगे तो हम व्हाट्सएप पे टाइम खराब होगा, यूट्यूब पे टाइम खराब होगा और फेसबुक पे टाइम खराब होगा। मैं इसका ऑपोजिट सोचता हूँ। मैं कहता हूँ तुम हिले हुए हो तभी टाइम खराब होगा, लेकिन अगर तुम शऊर के आदमी हो तो फोन बड़ी गजब चीज है। फोन पूरी दुनिया है। फोन से आप टिकट बुक कर सकते हो, मैच देख सकते हो, ठीक है, अपनी बैंकिंग उससे कर सकते हो, पैसे भी लेने हैं भेजने हैं। तो फोन तो सुविधा है, लेकिन जिन पे अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो फोन को ब्लेम करते हैं। कंट्रोल खुद पे नहीं है और दोष दे रहे हैं फोन को। फोन तो पगले ऐसी चीज है जिसके हाथ में आ जाएगा, जिसको यूज करना आएगा वो आगे जाएगा। कोई पढ़ रहे हो, रात को डाउट हुआ, फोन में नेट पे चेक कर लिया। अच्छी डिक्शनरी फोन में रखी, कोई डाउट हुआ डिक्शनरी से चेक कर लिया। तो फोन तो सुविधा की चीज है, लेकिन जब तुम हो ही बंदर आदमी, तुम्हें सहूरी नहीं है, तब तो तुम्हारे लिए तो खराबी हो जाएगा। अब बंदर को मसाल पकड़ा दोगे वो तो आग लगाएगा लगाएगा। अब वो कहेगा मसाल खराब है, मसाल थोड़ी खराब है, तू बंदर आदमी है, तेरे हाथ में फोन नहीं होना चाहिए था। फोन तो बहुत गजब चीज है। मैं तो महंगे फोन रखता हूँ हमेशा। और जितने का फोन होता है वो 10-5 हजार के एप्लीकेशन हर एक फोन में रखता हूँ अच्छे। न्यूज के एप्लीकेशन, बैंक के तो सारे ही होते हैं, ठीक है। तो फोन तो बड़ी अच्छी चीज है, लोगों को यूज करना चाहिए, लेकिन जब बंदर आदमी के हाथ में चला जाता है फोन तो बस वही काम कर देता है। इसका आंसर बताओ। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे जो फील वर्ब है ये एक्शन है या लिंकिंग? ये एक्शन है। ये एक्शन वर्ब इसलिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट है ना वो यू है, और यू जो है वो डूअर है। तो अगर ये डूअर है तो एक्शन वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई तो ये लो एडवर्ब तुम्हारा सही भी हो गया। हाउ डिड यू फील दैट फैब्रिक, ये सही है। तो ये लिंकिंग वर्ब का हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था कल का, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब चलो आ जाते हैं हम लोग मॉडल्स पे। देखो, मॉडल्स को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखें पहले। हरिओम। एक, दे नीड नॉट टू इन्फॉर्म हिम नाउ। Why need I to stay with them? तीसरा, मोहन needs not, एक मिनट, मोहन needs not pay these bills. Fourth, we don't need we don't need wait outside. Fifth, you need not our help this time. Sixth question, they don't dare accept this challenge. Seventh question, how dare he to enter my office?
8th, I dare not to go against my parents. 9th, Saral dare to call I sped. 10th, most people dare not to oppose such things. अब देखो इन एग्जांपल्स को देखकर एक चीज तो समझ में आएगी होगी कि जो हम मॉडल से सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहे हैं वो है नीड और डेयर। मतलब सबसे पहले शुरुआत हम इन दोनों मॉडल से करेंगे। पीले पीले कुछ ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं? हाँ, बता मॉडल्स क्या होते हैं? विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। बढ़िया। तो देखो मॉडल्स आर ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब्स के साथ में करते हैं स्पीकर की इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए। तो हर एक मॉडल कोई ना कोई इंटेंशन एक्सप्रेस करता है। फिलहाल में जो नीड होता है ना, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि वेदर इट इज नेसेसरी टू डू समथिंग और नॉट। मतलब किसी काम के होने या किए जाने की जरूरत है या नहीं है ये बताना होता है तो हम नीड का यूज करते हैं। अच्छा, डेयर का यूज करते हैं हम करेज शो करने के लिए, वेदर समबडी हैज गॉट द करेज टू डू समथिंग और नॉट। तो हर एक मॉडल कोई ना कोई इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है वर्ब के साथ में। नीड और डेयर का यूज हम इन इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। नीड expresses the intention of necessity, whether it is necessary to do something or not, or dare expresses the intention of courage, whether someone has got the courage to do something or not। तो चलो ये तो हो गई इनकी इंटेंशन की बात। अब आते हैं दूसरी बात पे कि शुरुआत इन दोनों से ही क्यों करी। इन दोनों से शुरुआत इसलिए की क्योंकि इनके बहाने ना हमें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। असल में इनकी एक खासियत होती है जिसकी वजह से हमने इनसे शुरुआत की है। वो खासियत इनकी ये होती है कि ये मेन वर्ब्स भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं। तो नीड और डेयर जो होते हैं इनके बारे में खास ये है कि वर्ब और मॉडल दोनों ही होते हैं। अब इनका ये डुअल रोल होता है कि ये वर्ब भी होते हैं मॉडल्स भी होते हैं। ये कई बार हमसे कंफ्यूजन मतलब गलतियां करवा देता है क्योंकि हम इनके रोल में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। अच्छा, वो गलतियां हमसे ना हो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मॉडल्स और मेन वर्ब्स का ट्रीटमेंट होता है ना वो अलग अलग होता है। असल में उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं सेंटेंसेस में। अब क्या डिफरेंसेस होते हैं दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग देम इन दी सेंटेंस, वो मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स की मदद से समझा देता हूँ कि मेन वर्ब्स में और मॉडल्स में डिफरेंसेस होते क्या हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा, दे वांट गो होम, और दूसरा लिखा दे शुड टू गो होम। अब देखो ये खैर सबको पता होगा कि वांट केवल वर्ब है और शुड केवल मॉडल है। अगर हम कभी किसी एक वर्ब के बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखें तो हमें उसे नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब जैसे ये वांट मेन वर्ब है, अगर इसके साथ गो लिखोगे ना तो इसे नॉन फाइनाइट फॉर्म में इन्फिनेटिव बना के लिखो टू गो। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी पड़ती है, तो ये टू गलत है।
अब ये बात इन सेंटेंसेस में जानना बहुत आसान है, क्योंकि ये सबको पता है कि वांट केवल वर्ब है, शुड केवल मॉडल है। तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और वांट के साथ में इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन ये कंफ्यूजिंग तब हो जाएगा जब हम वांट और शुड हटा के नीड और डेयर यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि नीड डेयर हो सकता है कहीं पे वर्ब हो कहीं पे मॉडल हो। तो अगर वो वर्ब होंगे तो उनके साथ इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा वांट के साथ, और अगर वो मॉडल होंगे तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, जैसे शुड के साथ लिखा। वो खैर कब मॉडल होंगे कब वर्ब होंगे वो भी हम पहचानना सीख जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि वर्ब्स के बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखनी है तो नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखा करो, और मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखा करो। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखो, ही वांट टू गो होम। अब हमने यहाँ पे वर्ब वांट लिखे और उसका सब्जेक्ट देके बजाय ही लिख दिया। अब चूंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की हमें सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वांट्स। अच्छा, यही काम अगर हम मॉडल के साथ में कर दें, ही शुड्स गो होम, तो वो गलत हो जाएगा। मॉडल्स में क्या होता है कि मॉडल्स की जो फॉर्म होती है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं यूज होती, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जो मॉडल्स होते हैं उनको सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं यूज किया जाता, सब्जेक्ट किसी भी नंबर का किसी भी पर्सन का हो, मॉडल्स नहीं चेंज होते। अच्छा, वर्ब्स जो होते हैं उनको हमें सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो दे प्लूरल था तो वांट लिखा था, ही सिंगुलर तो वांट्स लिखना पड़ेगा। मॉडल्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। एक और वजह, एक और डिफरेंस, वर्ब्स अगर ट्रांसिटिव हो, जैसे कि वांट हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो मेन वर्ब होते नहीं है, तो उनके साथ हमेशा हमें कोई ना कोई वर्ब लिखनी पड़ती है। तो अगर हम मेन वर्ब के साथ चाहें तो नाउन प्रोनाउन को उसका ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, अगर वो वर्ब ट्रांसिटिव हो तो। मॉडल्स के साथ में हमेशा हमें वर्ब लिखनी पड़ती है, क्योंकि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब हमें लिखनी पड़ेगी। अब चाहे वांट बाय लिख दो, चाहे हायर लिख दो, चाहे कोई भी लिख दो, लेकिन कोई ना कोई वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो ये जो मॉडल्स के वर्ब्स के डिफरेंसेस हैं ये हमें समझने हैं, और ये जो डिफरेंसेस यहाँ पे हमसे गलत हो रहे थे ना, वही वहां पे गलत हो गए उन सब में। फिर से समझ लो एक बार। मेन वर्ब्स के बाद में अगर कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक। मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, दो। मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करके मतलब चेंज करके यूज करते हैं, मॉडल्स के साथ में ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट कोई भी हो उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। वर्ब अगर ट्रांसिटिव हो तो उसके बाद हम डायरेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, मॉडल्स के साथ में ऐसा नहीं हो सकता, उनके साथ वर्ब हमेशा लिखनी पड़ती है। अब अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो वो जो क्वेश्चन हैं वो हमें सही करने हैं, क्योंकि वो सारे गलत लिखे हुए हैं। लेकिन अब उनको सही करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार ये पता करो कि जो हमने ये सेंटेंसेस यूज लिखे हैं, इन सेंटेंसेस जो नीड डेयर यूज किए गए वो हैं क्या, मॉडल्स हैं वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि इन सेंटेंसेस में जो नीड और डेयर का यूज हुआ है वो किस तरीके से यूज किया गया है, मॉडल्स के तरीके से यूज किए गए हैं या वर्ब के तरीके से यूज किए गए हैं। किस सेंटेंस में नीड और डेयर वर्ब है, किस में मॉडल है। तो सही गलत बाद में पता करना है, पहले ये पता लगाओ कि कहाँ नीड और डेयर मॉडल्स हैं, कहाँ वर्ब है। चलो इतना टाइम काफी था। गया अपने पड़ोसी जगह, ये गया का है, गया डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा, आ रहा। चलो आ रहा, कोई नहीं, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट बताओ पहले। हाँ, यूपी वाला। ये फर्स्ट सेंटेंस में जो नीड हमने लिखा है वर्ब है मॉडल। कैसे बदल गया तुम्हें वर्ब है, क्या पता वो टू गलत हो। भाई क्या पता वो टू गलत हो, वो हमें हटाना ही हो, वही एरर हो। यूपी तुम नहीं सुधरोगे कभी। सरकार बदल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम नहीं बदल रहे। बहुत मारूंगा, समझा।
जिसको तू समझ रहा है कि टू इन फॉर्म लिखा है इसलिए वर्ब होगा, क्या पता वही एरर हो हमारे, क्या उसी को रिमूव करना हो। आ रहा, ये नीड क्या है, वर्ब है मॉडल, कैसे पता चला? हाँ, क्या नहीं होता? लिखवाया था मैंने क्या? मैंने नहीं लिखवाया। अबे दूसरे का बवाल मेरे सर मत डाला कर, समझा? मैं कान पे भी जबान दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा ये। मैं बात को कभी भी आसान तरीके से कहता ही नहीं, मैं हमेशा टेढ़ी बात कहता हूँ। ये इसने कहीं पे ओवर टाइम किया होगा, अब मेरे सर डाल रहा है। हाँ, ओवर टाइम कहीं किया, भुगतान हमसे ले रहा है, मतलब ओवर टाइम कहीं और करके आया, पेमेंट हमसे ले रहे हो। हाँ, है मॉडल या? हाँ, बस ये नहीं पता क्यों है। मुजफ्फरनगर तो ही है बेटा। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, दे हैव रिटर्न्ड होम। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो सोच रहा है सच। अबे तो इसमें क्या सोच रहा है भाई, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? वो देखो तोड़ लिया फोन उसने तब तक। फोन पे लेक्चर दे दिया इतना अच्छा खासा 10 मिनट का लेकिन अभी उसको संभाले बैठा फोन को। ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, बढ़िया। अब मैं चाहता हूं ये सेंटेंस वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव हो जाए, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे जानते हो ठीक है ना, जो जानते हो वो आगे ध्यान रखें कि नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, इसका यूज हम करते हैं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, अब इस नॉट का यूज कर बेटा इस सेंटेंस में, जिससे कि ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाए। कहां लिखेगा? दे के बाद, हैव के बाद, रिटर्न के बाद, होम के बाद। तेज बोला कर, टाइम इतना है नहीं जितना तू सोच रहा है। हैव के बाद, चलो बढ़िया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस नॉट को तुमने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है या मेन वर्ब से पहले लिखा है, तो क्या बोलोगे? अबे अगर मैं ये पूछूं इस नॉट को हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है या रिटर्न मेन वर्ब से पहले लिखा है, तो कहां लिखा है बता? मैं कह दूं मेन वर्ब से पहले लिखा है, तो गलत क्यों? मैं तो नहीं कहता हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा, मैं तो कहूंगा मेन वर्ब से पहले लिखा। अब बता मैं गलत क्यों? फिर से पूछ रहा हूं, ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है मेन वर्ब से पहले? अबे बोलता क्यों नहीं बदतमीज? ये नॉट कहां लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है मेन वर्ब से पहले? अब देखो पता है क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये बात पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखें मेन वर्ब से पहले लिखें और रहेगा तो वही। लेकिन एक्चुअल में ये केवल इसी सेंटेंस में रहेगा, अगर मैं इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दूं तब ऐसा नहीं होगा। असल में जब हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव कर देंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इनके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। अब उस सिचुएशन में तुम कहां लेकर जाओगे नॉट को, ये देखने वाली बात है। मुजफ्फरनगर, इन दोनों में से बता कौन सा सही? हैव दे नॉट रिटर्न होम ये सही, या हैव नॉट दे रिटर्न होम ये सही? ये सही है। तो फिर से पूछ रहा हूं, ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले? अभी तो तू कह रहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद। हाँ, हिले हुए। अभी तो ये चल रहा था ना हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो एक्चुअल में नॉट जो है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है और इसको मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। वो अलग बात है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लिखा मेन वर्ब से पहले जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है और ये गलत है। अब फिर से मुजफ्फरनगर, वो बता वो नीड वर्ब है या मॉडल है? अबे वो नीड मॉडल है या वर्ब है, जल्दी बोलता क्यों नहीं, टाइम कम है। नहीं पता? अबे हिले हुए अपने आप सोच ले, जब नॉट उसके बाद लिख रहे हो तो वर्ब तो हो गई नहीं, क्योंकि वर्ब होता तो नॉट पहले आता। ये तो सीख लिया नहीं इन दोनों एग्जांपल से। तो अगर हम नीड और डेयर के बाद में नॉट लिख दें तो ये वर्ब नहीं होते, ये मॉडल्स होते हैं। नॉट जो होता है वो मेन वर्ड से पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम नीड का नॉट लिख रहे हैं, ये मॉडल है। यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ये भी मॉडल है। यहाँ पर भी लिख रहे हैं, ये भी मॉडल है। यहाँ पर डेयर के बाद नॉट लिख रहे हैं, ये मॉडल है। यहाँ पर डेयर के बाद नॉट लिख रहे हैं, ये भी मॉडल है। तो एक छोटी सी बात पता कर लेने से हम ये जान गए कि इन 10 में से 5 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें नीड और डेयर इसलिए मॉडल है क्योंकि उनके बाद हमने नॉट लिख रखा है।
तो बाकी अपना ये ध्यान रखना कि नॉट का यूज मेन वर्ब से पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो अगर हम कभी नीड और डेयर के बाद नॉट लिखेंगे तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है। मतलब अगर उनसे पहले लिखेंगे तो वो मेन वर्ब होंगे, बाद में लिखेंगे तो वो मॉडल होंगे। तुम भी यूपी मॉडल हो? हाँ, यूपी का है ना? बता मैं कैसे जान गया? शकल से? कह रहा शकल से जाने गया। ये सेकंड सेंटेंस में नीड क्या, वर्ब है मॉडल? हाँ, वर्ब। कैसे बदल गया वर्ब है? इतने बदतमीज हैं ये, आंख खोल के यहाँ देख लेना तब भी ये जान जाए, लेकिन आंख हम खोलनी नहीं है बस। एक सेंटेंस हमने लिखा, एक क्या लिखा, मान लो यही लिखा हुआ, क्यों बार बार लिख रहे हैं हम लोग सेंटेंस। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, दे हैव रिटर्न होम। अब बेटा ये जो सेंटेंस हमने लिखा दे हैव रिटर्न होम, ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव या इंटरोगेटिव? असर्टिव है। अब मैं चाहता हूं ये सेंटेंस जो अभी असर्टिव है ना, ये इंटरोगेटिव हो जाए, तो क्या करूंगी ये इंटरोगेटिव हो जाए? अबे इस सेंटेंस को असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना है, क्या चेंजेस करेगा इसमें? हैव द रिटर्न होम। फिर से पूछ रहा हूं, वो सेकंड सेंटेंस में नीड क्या है, मॉडल या मेन वर्ब? तो आदमी की बैल है। यहां समझ नहीं रहे तुम, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और लिखी जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब हम किसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और का यूज करते हैं। तो अगर वहां पे हम आई सब्जेक्ट से पहले नीड लिख रहे हैं तो वर्ब कैसे हुआ? नहीं समझ में आया? अबे नहीं समझ में आया तो मौज ले फिर तो। नहीं समझ में आया? अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट है, तो अगर हम सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं तो नीड वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो सब्जेक्ट के बाद आता। मॉडल्स जो होते हैं ये हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले यूज होती हैं, तो ये नीड हमारा मॉडल है यहाँ पे। एक ये सेवंथ क्वेश्चन भी ऐसा है, इसमें सब्जेक्ट है ही, और ही से पहले हमने डेयर लिख रखा है। अगर ये वर्ब होता तो सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। अगर ये वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा है तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब भी मानना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल्स होते हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 7, ये दो सेंटेंस और ऐसे हैं जिनमें नीड और डेयर मॉडल्स हैं। तो कुल मिला के ये जो 7 सेंटेंसेस है ना, इनमें नीड और डेयर जो है वो मॉडल्स के तरीके से यूज किया गया। और ये बात ध्यान रखना कि जब हम नीड और डेयर के बाद नॉट लिख देते हैं तो ये मॉडल्स होते हैं, या जब हम इन्हें सब्जेक्ट से पहले लिखकर यूज करते हैं तब भी ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है। अब बच गए बाकी सेंटेंस। बाकी सेंटेंसेस में देखो क्या कहानी है। यहाँ पे डोंट हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर डोंट हेल्पिंग वर्ब है तो नीड ऑटोमेटिकली मेन वर्ब हो गया। ठीक है। सिक्स सेंटेंस में भी डोंट हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर डोंट हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये डेयर ऑटोमेटिकली वर्ब हो गया। नाइन्थ सेंटेंस में जो हमने डेयर लिखा है ना, तो हम इसके बाद नॉट लिख रहे हैं, ना ही हम इसको क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं, तो हम इसको मॉडल ना मान के वर्ब मान लेंगे, तो ये भी वर्ब हो गया। तो कुल मिला के इन 10 में से 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें नीड और डेयर जो है वो वर्ब है। देखो ये खैर बात तो हमारी कंप्लीट हो गई वैसे, लेकिन अभी हमें काफी कुछ यहाँ से सीखना बाकी है, तो वो सारी चीजें भी सीखेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब हम नीड और डेयर के बाद में नॉट लिखते हैं ना तो ये मॉडल्स होते हैं, और जब हम इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लिखकर यूज करते हैं तब भी ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है। इंटरोगेशन और जो निगेशन होता है ना वो हेल्पिंग और के थ्रू किया जाता है। जब भी हम कुछ इंट्रोगेट करना चाहते हैं, जब किसी सेंटेंस को नेगेटिव करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ड्स यूज करनी पड़ती है। तो वहां पे नीड और डेयर जो होते हैं मॉडल्स हो जाते हैं, अदरवाइज ये वर्ब भी हो सकते हैं। बेसिकली ये वर्ब होते हैं लेकिन इस तरीके से यूज करने पे मॉडल्स हो जाते हैं। तो इन सेंटेंस में नीड और डेयर मॉडल्स हैं। खैर सेंटेंसेस को सही करने से पहले एक दो छोटी छोटी मैं चीजें और चाहता हूं तुम्हें क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस देखो, दे हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट द मीटिंग।
सबसे पीछे। ये सेंटेंस सही है गलत? दे हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट द मीटिंग, सही है? तो मेरे को शकल से भी ऐसे ही लग रहा था कि सही बोलेगा, इसने बोल भी दिया सही है। इधर आ बेटा एक बार और। अब हालांकि दूसरा सेंटेंस हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चीजें और आसान हो जाए अगर हो पाए तो। दे हैड नॉट फूड, दे हैड नो फूड। ये दोनों एक बार और बता। दे हैड नॉट फूड सही है गलत, और दे हैड नो फूड सही है गलत? दोनों सही दोनों गलत? अबे दोनों सही है दोनों गलत? ये सही है वो गलत है, ठीक है अच्छा। हालांकि आंसर यही है, ये सही है वो गलत है। अब वो गलत क्यों हो गया देखो, ये मैं समझा देता हूँ, यहां से समझना। ये जो नो वर्ड होता है ना, ये होता है एक डिटर्मिनर। अभी फिलहाल में हम इसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। तो ये जो नो वर्ड होता है एक एडजेक्टिव होता है जिसका हम नाउन्स के साथ लिखकर यूज करते हैं। और नॉट तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि एडवर्ब होता है, इसका यूज हम वर्ब से पहले करते हैं। तो जो नो है और नॉट है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये एडवर्ब है और ये डिटर्मिनर है, मतलब एडजेक्टिव कहना है इसे। ये एडजेक्टिव है, नाउन के साथ लिखा जाएगा, वो एडवर्ब है, वर्ब के साथ लिखा जाएगा। अब ये जो हमने नो लिखा ना, ये एडजेक्टिव हो गया, फूड नाउन हो गया। अब अगर ये फूड नाउन हो गया तो हम हेड को क्या करेंगे, मेन वर्ब मान लेंगे। अच्छा यहाँ पे जो नॉट है ये एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो हमें फूड को वर्ब मानना चाहिए, लेकिन फूड वर्ब होता नहीं है, वो नाउन होता है। तो अगर फूड नाउन ही होता है, वर्ब होता नहीं है, तो फिर हम वर्ब मान लेते हैं हेड को, जैसे यहाँ पे मान लिया। लेकिन अगर हेड को वर्ब मान लोगे तो नॉट की पोजीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो नॉट होता है वो मेन वर्ब से पहले लिखना पड़ता है। तो अगर हेड मेन वर्ब है तो नॉट बाद में गलत लिखा है। अच्छा अगर हम हेड को हेल्पिंग वर्ब मान लें तो भी नॉट की पोजीशन, मतलब फिर नॉट की पोजीशन नहीं गलत है, फिर गलत ही हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब को यूज कर ली। तो ये सेंटेंस तो हमारा सही है, लेकिन ये गलत है। अब वो क्यों गलत है अपना ये समझ लेना, और ये सही क्यों है ये भी समझ लेना। तो बी सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि ना तो हम हेड को वर्ब मान सकते हैं ना हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं। वर्ब मान लेंगे तो नॉट की पोजीशन गलत है, हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे तो फिर मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी जो कि लिखी नहीं है। अब इस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका तो यही है कि जैसे ये नॉट है इसको हटा के नो लिख दो, तो जैसे ये नीचे वाला सही है वैसे ये भी सही हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हेड को मेन वर्ब मान लो, मतलब हेल्पिंग वर्ब मान लो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। लेकिन अगर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटिव कंप्लीशन होता है, सिंगल एक्शन के लिए आएगा नहीं, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो ये कि इस हेड को मेन वर्ब मान लो, हेल्पिंग वर्ब कोई और लिख लो, और डिड नॉट हैव लिख दो ऐसे। अगर हम हेड को मेन वर्ब मान लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब बन जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, दे डिड नॉट हैव फूड। फिर से पूछ रहा हूं, इधर आ। ये सेंटेंस सही है गलत? अब कुछ बत्ती जली हो दिमाग की तो उसे पढ़ के देख। ये पहले क्या करते हैं ना, ट्रांसलेशन निकालते हैं सबसे पहले। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। सही है गलत? हट, अब क्यों सही है? अब देखो ये जो हमने एनी आइडिया लिखा ना, नाउन है। तो अगर वो नाउन है तो इस हैव को ना तो हम वर्ब मान सकते हैं ना हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं, क्योंकि अगर वर्ब मान लोगे तो ये नॉट इसके बाद नहीं आना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब मान लोगे तो फिर मेन वर्ब कहां गई? ठीक है। तो अब अगर हम इस हैव को हेल्पिंग वर्ब माने तो हमें इसके साथ में मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म में। दे हैव नॉट हैड एनी आइडिया, रिसीव्ड एनी आइडिया, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो फिर इस हैव को मेन वर्ब बना लो, हेल्पिंग वर्ब डू लिख दो। तो ये सेंटेंस तब सही होगा जब हम इसे ऐसे लिखेंगे, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अब घंटा सा सर हिला रहा है। हाँ नो लिख दोगे तब भी बच्चे सही जाएगा, दे हैव नो आइडिया लिख दोगे तो सही हो जाएगा, एनी हटा के नो लिख दोगे। फिर हमने लिखा डी क्वेश्चन, इसे देखो। हमने लिखा वी नीड नॉट मनी, और दूसरा लिखा वी नीड नो मनी।
कौन सा सही? अब ये सही हो जाएगा क्योंकि नो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हमने मनी नाउन लिखा, ठीक है, तो ये सही हो गया और नीड को हम मेन वर्ब मान लेंगे। अच्छा, यहाँ पे नॉट जो है वो एडवर्ब है, तो हमें मनी को वर्ब मानना पड़ेगा, लेकिन मनी वर्ब होती नहीं है, केवल नाउन ही होता है। तो अगर मनी नाउन है तो नीड को वर्ब मानना पड़ेगा, लेकिन नीड को वर्ब मान लोगे तो नॉट इसके बाद नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर मॉडल मान लोगे तो फिर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो बिना मेन वर्ब के आते नहीं है, तो हमें इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये वाला सेंटेंस तो सही हो गया, वो फिर गलत हो गया। अब उसको सही करने का वही तरीका, या तो कोई यहाँ पे वर्ब लिखो, वी नीड नॉट बोरो मनी, स्पेंड मनी, सेव मनी, अर्न मनी, जो चाहे लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो नीड को मेन वर्ब बना के हेल्पिंग वर्ब कुछ और लिख लो। तो लिख दो वी डू नॉट नीड मनी। एफ क्वेश्चन देखो, वी नीड नॉट वर्क, वी नीड नो वर्क। अभी देखो कौन सा सही। एफ सही है, जी सही? ये दोनों ही सही है, मूर्खता कम दिया करो, समझे? वर्क नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं। वर्क नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। जब हम उसे नॉट के साथ लिखेंगे तो वर्ब मान लेंगे, नो के साथ लिखेंगे तो नाउन मान लेंगे। तो जब उसको वर्क को वर्ब मान लोगे तो नीड मॉडल हो जाएगा, और जब वर्क को नाउन मान लोगे तो नीड मेन वर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही है। इंग्लिश बेटा ऐसे टेढ़ी नहीं है, ये बहुत पेंच होते हैं। अब मनी है, फूड है, वो केवल नाउन है, लेकिन वर्क जो है वो नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, तो वो दोनों तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे वर्क है, रेन है, डांस है, प्ले है, स्लीप है, क्राई है, ट्राई है, सपोर्ट है, डाउट है, क्वेश्चन है, आंसर है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं। अब ये नाउन भी है वर्ब भी है, जैसे चाहे यूज करो। So there are a number of words in English which can act either way. They can act either as a verb and as an adjective, as a noun. तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं, तो उन्हें जैसे चाहे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस एफ भी सही हो गया, जी भी सही हो गया, एच आई का थोड़ा पता करना पड़ेगा। अब लिख लिया तो देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। क्या नाम है बेटा? हाँ, सौरभ, गौरव, गौरव ये बताए एच सही है आई सही है, दोनों ही सही है दोनों ही गलत है? आई सही है। एच गलत क्यों है बताएगा? हाँ, एच भी सही है, दोनों ही सही हो गए लो। अबे हिले हुए, दोनों ही गलत हैं। अब देखो ये जो नो है ना, ये है एडजेक्टिव, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो हेल्प को हम नाउन मानेंगे, और ये नॉट है एडवर्ब, तो अगर ये एडवर्ब है तो हेल्प को हम वर्ब मानेंगे। और जब हेल्प को वर्ब मान लोगे तो नीड मॉडल हो जाएगा, हेल्प को नाउन मान लोगे तो नीड वर्ब हो जाएगा। अब अगर नीड वर्ब हो जाएगा तो इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसकी हमें सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी जो कि होती है नीड्स। अच्छा, अगर ये मॉडल है तो सब्जेक्ट के नंबर से इसे कोई लेना देना नहीं, नीड लिखना पड़ेगा।
क्या हुआ बेटा गौरव, दिखाई नहीं पड़ रहा था? है? तो वो दोनों ही गलत है। तुम में से किसी को ऐसे नहीं लगता वे कहाँ के फंस गए? मुजफ्फरनगर? ऐसा तो नहीं लगता कहाँ फंस गए? हाँ, नहीं लगता। मैंने जब शुरुआत में पढ़ाना यूज किया ना, तो कुछ बच्चे थे, उनकी शिकायत ये होती थी कि मैं चीजों को समझाने के बजाय उलझा देता हूँ। मतलब वो ये कहा करते थे। हालांकि अब नहीं कहते हैं, पता नहीं अब मैं अच्छा पढ़ाने लग गया कि अब उनकी हिम्मत नहीं बची कि वो कहें आके सामने। ठीक है, लेकिन अब कहते नहीं है। लेकिन पहले कहा करते थे कि मैं चीजों को समझाने के बजाय उलझा देता हूँ। एक्चुअल में उलझाना नहीं होता है, सुलझाना ही होता है। ये चीजें चूंकि हम कभी देखते नहीं है इस तरीके की, हम कभी मतलब ध्यान नहीं देते, तो ये गलतियां हमारे साथ बनी रहती हैं हमेशा। अच्छा, जब सामने आते हैं तो हमें लगता है भाई ये क्या फैल गया, सब रहा था। लेकिन वास्तव में ये सीखने वाली चीजें हैं, क्योंकि अगर हम ये सीखते नहीं तो लैंग्वेज के बेसिक्स हमारे कमजोर हो जाते हैं। HIJ लिखो। वाई हैव यू नो फ्रेंड्स? वाई यू हैव नो फ्रेंड्स? ये दोनों सेंटेंस है या गलत? वाई हैव यू नो फ्रेंड्स, वाई यू हैव नो फ्रेंड्स, दोनों सही, दोनों ही गलत, एक सही है गलत। हाँ, कौन सा गलत है बेटा, जे के या दोनों, या एक भी नहीं? जे सही है या गलत है? सही कौन सा है? क्या मंत्र पढ़ रहा है ये सदर? कोई सही नहीं है? कट गई? कह रहा हाँ। ये दोनों ही गलत है। अब देखो, ये दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अभी हमने पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हमें हेल्पिंग और लिखनी पड़ती है। तो सब्जेक्ट तो यू है, अगर उससे पहले हम हैव लिख रहे हैं तो हमें हेल्पिंग और मानना पड़ेगा। अच्छा, बाद में अगर लिख रहे हैं तो मेन वर्ब मानना पड़ेगा। अब है क्या, अगर हम इस हैव को मेन वर्ब मान लें तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और आनी चाहिए, जो कि हमने नहीं लिखी, तो ये गलत हो गया। अच्छा, अगर हम इस हैव को हेल्पिंग और मान लें, मानना भी पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, तो अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब जो यूज होती है सब्जेक्ट के बाद वो कहाँ है? तो ये दोनों ही गलत है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं लिखी इसलिए गलत है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी इसलिए गलत है। अब ये दोनों ही सेंटेंस हमें सही करने हैं। यहाँ पर तो कोई भी थर्ड फॉर्म लिख दो। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, जो तुम्हें लगे लॉजिकल हो सकती है, कोई भी लिख दो। इनवाइटेड लिख दो, इनफॉर्म्ड लिख दो, हेल्प्ड लिख दो, तो ये सही हो गया। वाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड्स? ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हैव हमारी हेल्प मेन वर्ब है, अगर हैव मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, तो इससे साथ में हेल्पिंग वर्ब या तो डू की फॉर्म यूज होंगी या मॉडल्स यूज होंगे। तो डू की फॉर्म यहाँ पे डू लिख दो। व्हाई डू हैव नो फ्रेंड्स? तो वो दोनों ही सेंटेंस हमारे गलत थे और उनको सही करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देखो, किसी पेपर में आया प्रीवियस ईयर के, कितने डेट पे ढूंढोगे तो पता चल जाएगा किसमें आया। क्वेश्चन क्या है वो मुझे याद है, JKL। क्वेश्चन ये है, वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस? वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस? अब इस सेंटेंस में जो हैव लिखा है इसे हम क्या माने, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? कायदे से तो हेल्पिंग वर्ब मानना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हो। तो अगर हम सब्जेक्ट आई से पहले लिख रहे हैं हैव को, तो हमें हेल्पिंग वर्ब मानना चाहिए। अब मान लो अगर हम इसे हेल्पिंग वर्ब मान लें,
तो फिर इसके साथ मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। अच्छा, हैव के साथ मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म कहीं दिख नहीं रही, तो ये सेंटेंस है भी गलत। अच्छा, अगर हम इसे हेल्पिंग वर्ब मान लें, तो ये जो टू डिपॉजिट हमने लिखी ना, ये अभी मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव। तो अगर हम चाहें तो इसको थर्ड फॉर्म में लिख के सेंटेंस सही कर सकते हैं, वेयर हैव आई डिपॉजिटेड फिश। अब डिपॉजिटर लिख देने से सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा, लेकिन मीनिंग बकवास हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर। तो इसका मतलब ये माना जाएगा जो स्पीकर है उसने कहीं पे फीस जमा कर दी है, अब वो दूसरों से पूछ रहा है उसने कहाँ जमा कर दी, बता देगा दूसरा। अगर मैं कहीं पे फीस जमा कर रहा हूं तो मैं दूसरे से पूछूं तो दूसरा बता देगा? है, वे बता देगा क्या? क्यों, क्या नहीं बता होगा? खैर बात तो ये है कि दूसरा नहीं बता पाएगा। तो अगर हम डिपॉजिटर लिख भी दें तब भी सेंटेंस सही नहीं होगा, तब भी वो गलत ही रहेगा, तब लॉजिक गलत हो जाएगा, अभी ग्रामर गलत है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस हैव को हेल्पिंग वर्ब के बजाय मेन वर्ब मान लो। अगर देखो, इस सेंटेंस को अगर हम असर्टिव फॉर्म में लिखें तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, आई हैव टू डिपॉजिट फीस एट काउंटर या जो भी। तो जब इस तरीके से लिखोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। और जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि मेन वर्ब के साथ में दूसरी वर्ब नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखनी पड़ती है, तो वो टू डिपॉजिट मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ही हैव है। अगर ये हैव मेन वर्ब है तो टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? डू या डज। तो डू या डज को यूज करो सब्जेक्ट से पहले, आई के साथ डू यूज होगा, तो इस सेंटेंस को हमें ऐसे लिखना चाहिए, वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट फिश, वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट फिश। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे तो ये सही है, और ऐसे लिखेंगे तो गलत है। तो अगर हम ये लिखेंगे वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फिश तो वो गलत क्वेश्चन है, अगर हम ऐसे लिखेंगे वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट फिश तो ये सही क्वेश्चन। अब देखो, ये जो डू है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई सब्जेक्ट से पहले, और हैव मेन वर्ब हो गई सब्जेक्ट के बाद, और ये सेंटेंस सही हो गया। तो जब भी हम कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हमें हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब बाद में लिखनी पड़ती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखना, एम, वेयर इज लिविंग दोज पीपल nowadays। अब जैसे हमने ये लिखा वेयर इज लिख दिया, आर लिखना, वेयर आर लिविंग दोज पीपल nowadays। सही करो, कैसे सही किया इसे? आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, लिविंग मेन वर्ब हो गई, दोज पीपल सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव लिखते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है, हमने बाद में लिख दिया, तो उसको यहां लाके लिख दो वेयर आर दोज पीपल लिविंग नाउअडेज, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ शुड राइट एन ईमेल, हाउ शुड राइट एन ईमेल, ये अपने आप सही करो। किसने कहा हाउ शुड एन ईमेल राइट? भोपाल, बहुत मारूंगा समझा। हाउ शुड एन ईमेल राइट, अकल पीजी पे रखाया क्या? जल्दी में उठ के कहीं चला आया और लेके ना आया साथ में, तेरा मुंह सही होगा। अब यहां देखो, ये शुड हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, और जो ईमेल है ना ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां तो चलो सब्जेक्ट दिस पीपल लिखा था, वो हमने गलत जगह लिख दिया, वो अलग बात है, यहां तो सब्जेक्ट लिखा ही नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर क्वेश्चन लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट तीनों एलिमेंट जरूर चाहिए होंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखी, मेन वर्ब लिखी, लेकिन इनके बीच में जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो नहीं लिखा, तो सब्जेक्ट अपनी मर्जी का कोई भी लिख दो जब नहीं लिखा। हाउ शुड आई राइट ईमेल, हाउ शुड वन राइट ईमेल, ठीक है, जो मन में आए अच्छा लगे वो लिख दो। हालांकि एक तरीका यहाँ पे और भी हो सकता है कि ये जो ईमेल है ना अभी ऑब्जेक्ट, इसी को हम सब्जेक्ट बना लें, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो वर्ब की वॉइस चेंज करके पैसिव लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे लिख के भी सही कर सकते हैं, हाउ शुड एन ईमेल बी रिटन,
हाउ शुड एन ईमेल बी रिटन। अब देखो ये जो एन ईमेल है ना, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी रिटन हमारी पैसिव वॉइस की मेन वर्ब हो गई। तो जब भी हम कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो मेन वर्ब से पहले, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और बाद में मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। अगर उन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। Why they have gone to the city? I know why have they gone to the city. कौन से वाला सही है, ओ या पी? दोनों ही गलत हो गए, हाँ। अब देखो, ये जो हमने ओ सेंटेंस लिखा है ना, अगर तुम समझ पाए हो तो ये सिंपल सेंटेंस है। और ये सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दे है। और ये सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव है। क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में, इसीलिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, व्हाई हैव दे गॉन टू द सिटी। अच्छा, सेकंड सेंटेंस जो हमने लिखा है पी, ये हमारा, हाँ कैसा है? असर्टिव तो है ही है, लेकिन ये साथ ही में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेन क्लॉज है आई नो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हाई हैव दे गॉन टू द सिटी। तो जो सेंटेंस ओ था वो तो था सिंपल, लेकिन सेंटेंस पी जो है ये है कॉम्प्लेक्स। और ये इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा, फिलहाल में ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये असर्टिव भी है। अगर ये असर्टिव ना भी होता तब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। सेंटेंस भले ही इंटरोगेटिव हो लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव लिखा करो। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, आई नो व्हाई दे हैव गॉन टू द सिटी। और इसको लिखना पड़ेगा, व्हाई हैव दे गॉन टू द सिटी। अब इसको लिखना व्हाई हैव दे गॉन टू द सिटी, यहाँ पे लिखना व्हाई दे हैव गॉन टू द सिटी। अब अपना समझ लेना, ये सिंपल सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो हमेशा ये असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। क्वेश्चन भले ही, मतलब सेंटेंस भले ही इंटरोगेटिव हो जाए। मान लो एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख दें, क्यों, डू यू नो व्हाई इज ही वीपिंग। अब हमने लिखा डू यू नो व्हाई इज ही वीपिंग। ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है और ये इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेन क्लॉज है। और ये इस सेंटेंस की हमारी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा है ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा है। तो सेंटेंस भले ही हमारा क्वेश्चन हो, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमेशा असर्टिव लिखा करो, व्हाई ही इज वीपिंग। तो डू यू नो व्हाई ही इज वीपिंग ऐसे लिखना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। सेंटेंस भले ही इंटरोगेटिव हो या असर्टिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर देखो, व्हाट डिड वी, एक मिनट, व्हाट वी हैव डन विल हैव ग्रेट इम्पैक्ट। एक दूसरा, व्हाट वी हैव डन टू आवर कंट्री।
अब जैसे ये दो सेंटेंस हमने लिखा, व्हाट वी हैव डन विल हैव ग्रेट इम्पैक्ट एंड व्हाट वी हैव डन टू आवर कंट्री। अब ये जो आर सेंटेंस है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रेडिकेट है विल हैव ग्रेट इम्पैक्ट, ये प्रेडिकेट है। और ये जो व्हाट के साथ हमने क्लॉज लिखी ना, ये नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट है, तो मतलब ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसको असर्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये असर्टिव फॉर्म में लिखी हुई है, चलो खैर ये तो सही हो गया, वी हैव, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सिंपल सेंटेंस है, ये कोई क्लॉज नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब चूंकि ये सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखा गया तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ेगी, तो इस हैव को यहां ले आओ। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा व्हाट हैव वी डन टू आवर कंट्री, और इसको लिखना पड़ेगा व्हाट वी हैव डन। ये व्हाट वी हैव डन है और ये व्हाट हैव वी डन है। अब ये समझ लेना, ये सिंपल सेंटेंस है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। टी सेंटेंस देखो, हु मेट यू देयर, whom you met there। अब देखो यहाँ पे समझना कि जो हु होता है ये प्रोनाउन होता है और हुम भी प्रोनाउन होता है। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, फिर से एक बार समझ लो। ये जो हु और हुम होते हैं दोनों प्रोनाउन होते हैं, इनमें से हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो हुम हमने लिखा ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हुम ऑब्जेक्ट हो गया तो यू सब्जेक्ट हो गया, और अगर हु सब्जेक्ट हो गया तो फिर यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये हुम ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है और दोनों सिंपल सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है, अगर दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखनी चाहिए थी। यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग और तो लिखी नहीं इससे पहले। अगर मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और डिड होती है, सब्जेक्ट से पहले लिख दो। अच्छा, जब डिड लिख दोगे तो फिर सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो इसे ऐसे लिख दो। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, whom did you meet there। अच्छा, वो जो सेंटेंस लिखा है उसमें सब्जेक्ट है हु। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब क्वेश्चन वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती, तो वो जो डू डिड हम यूज करते हैं इंटरोगेशन के लिए, अब उनकी जरूरत नहीं है, सेंटेंस ऐसे सही हो गया। तो सेंटेंस नंबर टी जो है वो सही है और यू जो है वो गलत। अब देखो, सीजीएल के पेपर में एक क्वेश्चन आया, हु ब्रॉक दी चेयर्स, हालांकि काफी पहले आया कॉमन एरर में, हु ब्रॉक दी चेयर्स, सही है गलत? अबे ये सही है गलत? ये सही हो गया। ये सही इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ना वो हु है। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सब्जेक्ट बन जाए तो हेल्पिंग और उनसे पहले नहीं लिखी जा सकती, तो डू डट डिड लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सही होगा। हु ब्रॉक द चेयर्स, डब्ल्यू देखो, व्हाट मोहन डिस्टर्ब्ड देयर, व्हाट डिस्टर्ब्ड मोहन देयर। अब हमने लिखा व्हाट मोहन डिस्टर्ब्ड देयर, व्हाट डिस्टर्ब्ड मोहन देयर। अब जैसे ये हु और हुम हमारे प्रोनाउन होते हैं ना, वैसे ये व्हाट भी प्रोनाउन होता है। अब इन सेंटेंसेस में जहां पे हमने व्हाट को लिख रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी मेन वर्ब जो है ना वो डिस्टर्ब्ड है। एक बार हमने डिस्टर्ब के बाद मोहन लिख रखा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक बार पहले लिख रखा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये मोहन सब्जेक्ट हो गया तो ये व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये मोहन ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये व्हाट सब्जेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे वर्ड जो है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और मोहन सब्जेक्ट है और सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी चाहिए, जो कि हमने नहीं लिख रखी, तो डिड लिख दो। अच्छा, जब डिड लिख दोगे तो फिर फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो ये सेकंड फॉर्म गलत हो गई। तो इसको ऐसे लिखो, व्हाट डिड मोहन डिस्टर्ब देयर। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो व्हाट है, तो अगर व्हाट हमारा WH फैमिली वर्ड सब्जेक्ट बन गया तो डिड हम इससे पहले तो लिख नहीं पाएंगे, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस ऐसे सही हो गया। वाई देखो, विच कलर ही लाइक्स मोस्ट, विच कलर attracts him most। ये ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज्यादा सा हो गया मामला? है? नहीं हुआ, चलो ठीक है, सही है, बस ये। अब यहाँ पे देखो, ये जो विच कलर है ये भी नाउन है, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस में जिसमें विच कलर हमने लिख रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे हिम लिख रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये हिम ऑब्जेक्ट हो गया तो ये विच कलर सब्जेक्ट हो गया, और अगर ही सब्जेक्ट हो गया तो ये विच कलर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ही है ना, ये सब्जेक्ट है और सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी चाहिए। अगर हम लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डज, या डज लिखो। जब डज लिख दोगे तो उसके बाद बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो लाइक लिखो। तो ये सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा, विच कलर डज ही लाइक मस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो विच कलर है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो डज हम इससे पहले लिख नहीं सकते, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लो सेंटेंस ऐसे होगा। अब अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से वो क्वेश्चन सही कर दो, बेचारे उधर लिखे हुए हैं, और घर चलो। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये नीड मॉडल हो गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, तो ये टू गलत है। सेकेंड सेंटेंस में भी ये मॉडल है, तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म टू होती है, ये इन्फिनेटिव गलत है। थर्ड सेंटेंस में नीड मॉडल है, मॉडल्स की फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं यूज होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो उसको नीड ही लिखा करो, ठीक है। तो अगर नीड मॉडल है तो उसको सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग मत यूज क्या करो। फोर्थ सेंटेंस में डोंट हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको इन्फिनेटिव बना दो, टू वेट। फिफ्थ सेंटेंस में नीड मॉडल है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब लिखनी पड़ती है। हालांकि ये हेल्प होता मेन वर्ब भी है, लेकिन इसके साथ हमने अवर डिटर्मिनर लिख रखा है, तो अभी हम इसे वर्ब मान नहीं सकते, अभी हमें इसे नाउन मानना पड़ेगा। अब अगर आवर हेल्प नाउन है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब तो कोई लिख ही नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। या तो कोई मेन वर्ब लिखो अपने पास से, और नहीं तो इसको लिख दो डोंट नीड। हेल्पिंग वर्ब्स बिना मेन वर्ब के मत लिखा करो, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो इसको ऐसे लिखो, यू डोंट नीड आवर हेल्प। सिक्स क्वेश्चन में जो डोंट है वो हेल्पिंग वर्ब है, डेयर मेन वर्ब है। अगर डेयर मेन वर्ब है और उसके बाद कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, तो इसको इन्फिनेटिव बना दो। सेवंथ सेंटेंस में जो डेयर है ये मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म एंटर होती है, ये टू हटा दो। एट सेंटेंस में जो डेयर है वो मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, ये टू हटा दो। नाइन सेंटेंस में जो हमने डेयर लिखा है ये वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर, सरल। अगर सरल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी डेयर्स, तो इसको ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था इसमें हमने नीड्स को लिखा था नीड, और नाइन्थ में हम लिख रहे हैं डेयर को डेयर्स। ये मॉडल था, ये वर्ब है, तो इसकी फॉर्म हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। टेंथ सेंटेंस में जो हमने डेयर लिखा है ये मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म अपोज होती है, टू हटा दो। अब देखो ये नीड और डेयर हो गए। चलते चलते एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ये हमने लगभग 1 घंटा देके नीड और डेयर को डिस्कस किया है, ठीक है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है कि इनको समझने के लिए 1 घंटा खराब करना चाहिए।
लेकिन ये खराब नहीं किया गया। नीड और डेयर भले ही इतने इंपॉर्टेंट ना होते हो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए जो हमने बातें डिस्कस की है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कुल मिला के नीड और डेयर बहाना थे, हम सीख कुछ और रहे थे। वो तुम जान पाए होगे, समझदार हो गए, तो हम क्या सीख रहे थे वो जान गए होगे। ठीक है। तो एक्चुअल में हम नीड डेयर ना सीख के कुछ और सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे वो घर पे जाके सोचते रहना। बाकी आज के लिए बाय।